जीवन में ऐसी गलती कभी ना करें जिससे आपको पछताना पड़े। इतिहास आपका पीछा हमेशा करता है। इतिहास कभी नहीं भुलाया जा सकता है। इतिहास में वर्तमान जिंदा होता है और वर्तमान में इतिहास जिंदा होता है। साथियों, संसद भवन में अमित शाह जी ने जो बयान दिया है उस बयान को लेकर के चारों तरफ हंगामा बरपा है और उस हंगामे का नतीजा ये है कि आज पूरी भारतीय राजनीति के केंद्र में बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं। तो साथियों, बात या ऐसी क्या है कि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय राजनीति में वर्तमान में प्रासंगिक किए हुए हैं। नेता तो बहुत सारे हैं, महात्मा गांधी भी हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी हैं। महात्मा गांधी भारतीय राजनीति के जब आसमान पर थे, सूरज की तरह चमक रहे थे, तब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कद उतना बड़ा नहीं था। यह बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इसलिए कह रहा हूँ साथियों कि मीडिया जिसके साथ होती है उसका चेहरा सबसे ज़्यादा बड़ा दिखाया जाता है। जिसके साथ मीडिया नहीं होती है उसका चेहरा चाहे जितना बड़ा हो, उसका काम चाहे जितना बड़ा हो, उसके काम को बहुत छोटा करके कमतर आंका जाता है और कमतर दिखाया जाता है। बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब अनटचेबल्स के लिए लड़ रहे थे, महिलाओं के लिए लड़ रहे थे, भारतीय संविधान की लड़ाई लड़ रहे थे, ऐसे में महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को लीड करने का एक बड़ा फेस थे, बड़ा चेहरा थे। जो है लोगों ने स्वागत भी किया था, उनके काम की लोगों ने सराहना भी किया था। लेकिन ऐसी बात क्या हुई कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आज भारतीय राजनीति में प्रासंगिक हैं और महात्मा गांधी गायब हो गए। ये बात कुछ ना हजम होने वाली जैसी है। साथियों, क्या आपको लगता नहीं है कभी कभी कि जिस तरह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारतीय राजनीति में याद किए जा रहे हैं, संसद में याद किए जा रहे हैं, सड़कों पर याद किए जा रहे हैं, गली से लेकर के संसद भवन तक जय भीम का नारा गूंज रहा है, वहीं महात्मा गांधी जो है पूरे भारतीय राजनीति में, चुनाव प्रचार में, संसद के डिबेट में, डिस्कशन में, स्कूल कॉलेज में लगभग गायब से नजर आ रहे हैं। ऐसी बात क्या है साथियों? बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब अछूतोद्धार की लड़ाई लड़ रहे थे, इस देश की जो महिलाएं थीं, 50% महिलाओं की आबादी है, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे कि महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार मिले, महिलाओं को नौकरी करने का अधिकार मिले, महिलाएं राजनीति में आए, महिलाओं को पिता के और पति के दोनों की संपत्ति में हिस्सा मिले। यानी महिलाएं पूरी तरीके से भारतीय नागरिकता को एंजॉय करें। जिस तरह से पुरुष का अधिकार होता है वही महिला का अधिकार रहे। इसमें वो किसी वर्ग की महिला, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, जैन, कोई भी हो, अगर वो भारत के नागरिक हैं तो भारत के नागरिक होने के नाते उनको समान अधिकार मिलना चाहिए। साथियों, बात 1932 की है, जब हमारे देश में साइमन कमीशन आया था फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के तौर पर, यहाँ पे चेक करने के लिए कि भारतीयों की जो यथास्थिति वो क्या है। तब यहाँ पे लोगों ने साइमन गो बैक का नारा दिया और यह तर्क दिया कि इसमें कोई भारतीय नहीं है। लेकिन साथियों, उनके विरोध करने के जो पीछे एक खास मंशा थी कि अगर अंग्रेज यहाँ के समाज का फैक्ट फाइंडिंग करेंगे तो वो उस तरह से संविधान बनाएंगे कि यहाँ के गरीबों के, यहाँ के अछूतों के, यहाँ महिलाओं के हक में चला जाएगा। तो ऐसे में जो लोग महिला विरोधी थे, दलित विरोधी नहीं कहना चाहूँगा, शेड्यूल कास्ट विरोधी जो थे और आदिवासियों के जो विरोधी थे, उन लोगों को लगा कि अगर साइमन कमीशन को गो बैक का नारा दे देंगे तो हमारी बात बन जाएगी, क्योंकि हम आज़ादी की लड़ाई को लीड कर रहे हैं, देशभक्ति का एक बड़ा ढिंढोरा पीट रहे हैं, और जब देश आज़ाद होगा तो देश को हम अपने तरीके से हैंडल करेंगे। ऐसे में बात 1932 तक गई, पूना पैठ तक, जब बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रैमसे मैकडोनाल्ड से डिबेट कर रहे थे लंदन में, महात्मा गांधी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार किया। जब लगा कि अछूतों को पृथक निर्वाचन मिल जाएगा, सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाएगा, ऐसे में महात्मा गांधी का तर्क ये था कि हमारा देश बट जाएगा। सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम समाज को मिला, अन्य लोगों को मिला, और डॉक्टर अम्बेडकर डिमांड कर रहे थे उनको नहीं दिया गया। जो डिमांड कर रहे थे उनको नहीं मिला, और जो नहीं डिमांड कर रहे थे उनको लेने में मजबूर कर दिया पड़ा। भारतीय राजनीति कुछ इस तरह से टर्न होती है। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 24 सितंबर 1932 में जब पूना के यरवदा में जेल में महात्मा गांधी बंद थे और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को धमकी दी जाने लगी कि डॉक्टर अम्बेडकर अगर आप पूना पैक्ट पे साइन नहीं करेंगे तो आपके लोग मार दिए जाएंगे, आपके लोग की बस्तियां उजाड़ दी जाएंगी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सोचा जब मैं ही खुद ही जिंदा नहीं रहूँगा जिसकी लड़ाई में लड़ रहा हूँ, तो ऐसे में जो है मेरे लोगों की हक की बात, उनके हिस्से की बात करेगा कौन?
मेरा जिंदा रहना भी जरूरी है और हमारे लोगों का जिंदा रहना जरूरी है ताकि वो सरवाइव कर सकें। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट पे साइन करवा दिया महात्मा गांधी ने, लेकिन जिस तरीके से अछूतों के मन में गुस्सा व्याप्त था, आदिवासियों के मन में गुस्सा व्याप्त था, पिछड़े समाज के लोगों के मन में जो गुस्सा व्याप्त था, वो समय के साथ साथ वो गुस्सा फलता फूलता और आगे बढ़ता चला गया। भगवान बुद्ध ने कहा है कि सूरज, चांद और झूठ इसको ज़्यादा देर तक आप छिपा नहीं सकते हैं। महात्मा गांधी ने कहा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर आप अछूतों के नेता नहीं हैं, हम अछूतों के नेता हैं। और महात्मा गांधी ने अनटचेबल्स को अपमानित करते हुए उनको हरिजन शब्द से संबोधित किया। हरिजन मतलब भगवान के जन, जो भगवान के लोग हैं। तो सवाल यह है कि जो अछूत नहीं है, अनटचेबल्स जो नहीं है, वो किसके लोग हैं? क्या वो शैतान के लोग हैं या अमानवीय हैं? हम ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन महात्मा गांधी का जो तर्क है अछूतों के बारे में, उनके हरिजन करने के संदर्भ में, ये बात सीधे वहीं पर जाकर के रुक जाती है। तो साथियों, 1931 में जब सरदार भगत सिंह की फांसी हो रही थी, तब लोग महात्मा गांधी के पास गए, बोले गांधी जी अगर आप कहेंगे अंग्रेजों से तो जान बच जाएगी सरदार भगत सिंह की, क्योंकि हमारे देश के महानायक हैं, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप भी आज़ादी के महानायक हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से रिक्वेस्ट नहीं किया और अंततः सरदार भगत सिंह की फांसी हो गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी का बड़ा सम्मान किया था, कांग्रेस पार्टी के मेंबर भी थे, उनको बापू भी कहा था। लेकिन सरदार भगत सिंह कांग्रेस पार्टी से रिजाइन देते हैं 1939 के आसपास और वो गांधी का साथ छोड़ देते हैं। 30 जनवरी 1948 में गांधी के रास्ते को सही ना समझते हुए नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मार दिया। 1951 में बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो हिंदू कोड बिल बनाया था, उसमें संपूर्ण भारत की महिलाओं को समान अधिकार था पुरुषों के बराबर, क्योंकि वो जानते थे कि महिलाएं जिस तरह से पिछड़ी हैं और जिस तरह से हजारों साल से वंचित की गई हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए संविधान के अलावा हिंदू कोड बिल की अलग आवश्यकता है। एक स्पेशल प्रोविजन के तहत उनको मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाया जाए। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर 1942 के आसपास सेपरल सेटलमेंट की बात कर रहे थे। सेपरल सेटलमेंट का मतलब ये था कि जो अनटचेबल्स कम्युनिटी के लोग हैं, जिनको अंतज कहा गया है, समाज में मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं बनाने दिया गया है, उनका गांव की एक अलग कॉलोनी बनाई जाए और उनको सेपरेट तरीके से सेटल्ड किया जाए। ऐसे में बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पूरी तरीके से राष्ट्र उन्नति के लिए सबसे निचले पायदान के लोगों के लिए संघर्षरत थे। और तथागत बुद्ध राजगीर में तपस्या कर रहे थे, उरुवेला ग्राम में तपस्या कर रहे थे, उस ज्ञान की खोज में, उस सम्यक संबोधि की खोज में, कि ताकि पूरी दुनिया का मैं कल्याण करूं, ना कि सिर्फ भारत का। साथियों, भगवान बुद्ध के समय में बहुत सारे विद्वान थे, बहुत सारे उद्दक रामपुत्र थे, आलार कलाम थे, भृगु थे, भारद्वाज थे, बहुत सारे लोग थे, अजित केस काम्बली थे, मखली गोसाल थे, जैन थे, संजय थे। बहुत सारे विद्वानों से उनका डिबेट डिस्कशन हुआ और जिस मार्ग को उन्होंने खोजा वो अकाट्य था, अतुलनीय था और अपूर्व था। इतिहास में ऐसी पहली घटना नहीं घटी थी। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर संपूर्ण भारतवर्ष में आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए भारतीय संविधान तक जो उनका संघर्ष है पूरे समाज को लेकर के, वो भगवान बुद्ध से सीधे जाकर के मिलता है, सदगुरु रविदास और कबीर से सीधे जाकर के मिलता है। वो करुणा से भरा हुआ उनका दर्शन है। तो सवाल साथियों इस बात का है कि संसद में जो हंगामा हो रहा बाबा साहब को लेकर के, महात्मा गांधी वहाँ गायब क्यों हैं? गायब इसलिए हैं साथियों कि जब समाज के लोगों ने बाबा साहब की राइटिंग एंड स्पीचेज को पढ़ा, बाबा साहब के भाषणों को सुना, समझा और गांधी के योगदान को जाना और समझा, तब लोगों को लगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को प्रेशराइज करा करके पूना पैक्ट साइन करवाना ये महात्मा गांधी का राष्ट्र विरोधी कृत्य था। और इस तरह से एक बड़े समुदाय की नज़र में महात्मा गांधी राष्ट्र विरोधी हैं। राष्ट्र विरोधी इसलिए क्योंकि जो अपने ही राष्ट्र के लोगों के अधिकारों के लिए मुकर जाए और उसकी लड़ाई लड़ रहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे नेता के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दे, तारों से धमकियां दिलवाए, तो यकीनन वो नाकाबिले बर्दाश्त है। आज भारतीय समाज के लोग जिस तरह से बाबा साहब को मान रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हिंदू कोड बिल
का रिजिग्नेशन जब 1951 में दिए थे तो उनके रिजिग्नेशन में और सारी बातें थी। उन्होंने ये भी कहा था कि ओबीसी समुदाय को अगर रिजर्वेशन नहीं दिया गया तो मैं इस मंत्रिमंडल में रहने के लिए मतलब मैं अपने आप को यहाँ रहने के लायक नहीं समझता हूँ कि मंत्रिमंडल में मैं रहूँ और ओबीसी अधिकारों का हनन हो, महिलाओं के अधिकारों का हनन हो, तो मैं कानून मंत्री किसी काम का नहीं हूँ। यानी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए कानून मंत्री का जो पद था वो बहुत मायने नहीं रखता था। यही उनकी बड़ी महानता थी। उन्होंने पद को नहीं, समाज को महत्व दिया। और आर्टिकल 340 जब उन्होंने लिखा था, संविधान का अनुच्छेद 340, उसी के आधार पर मानवर कांशीराम ने पूरे देश में जन आंदोलन चलाया था, जिसका हिस्सा बने थे रामविलास पासवान जी, माननीय मुलायम सिंह जी, माननीय लालू प्रसाद यादव जी, चौधरी देवीलाल का बड़ा नाम था जो हरियाणा से थे। ऐसे में पूरे मंडल कमीशन की लड़ाई को लड़ करके भारतीय संविधान में यह प्रोविज़न बनाया गया कि ओबीसी समाज को बाबा साहेब ने जो आर्टिकल 340 स्पेशल प्रोविज़न दिया है उसके आधार पर आरक्षण दिया जाए। राजीव गांधी ने सबसे लंबा भाषण दिया था मंडल कमीशन के खिलाफ कि ताकि ओबीसी आरक्षण लागू न होने पाए। और इसका सबसे बड़ा नतीजा साथियों यह है कि पूरे देश के तमाम विश्वविद्यालयों में जो है आज भी ओबीसी के प्रोफेसर नगण्य हैं। अगर कुछ प्रोफेसर आपको ओबीसी समाज के दिख भी रहे होंगे तो वो जनरल सीटों पे आए हुए हैं, रिजर्व कैटेगरी से नहीं आए हुए हैं। मतलब रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशन ओबीसी समाज के लिए 2006 के आसपास मिला। साथियों, मैं बुद्धिज्म पे वीडियो बनाता हूँ। आप सब समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि आज मैं एक राजनीतिक भाषण टाइप का वीडियो क्यों बना रहा हूँ। साथियों, राजनीतिक भाषण नहीं है, ये भाषण है तथागत बुद्ध के उस आंदोलन का। ये भाषण है सदगुरु रविदास कबीर दास के उस आंदोलन का, बाबा साहेब के उस आंदोलन का कि भारतीय ही समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जब तथागत बुद्ध आते हैं तो उनके खिलाफ कुछ लोग मुहिम छेड़ देते हैं। जब सदगुरु कबीर और रविदास आते तो उनके खिलाफ कुछ लोग मुहिम छेड़ देते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी जब आते हैं तो उनके खिलाफ लोग मुहिम छेड़ देते हैं। यानी भारतीय समाज में एक धारा हमेशा से समता के खिलाफ रही है, महिलाओं के खिलाफ रही है, डेवलपमेंट के राष्ट्रवाद के खिलाफ रही है, अनटचेबल्स के खिलाफ रही है। और भारतीय समाज में शासक कौम को अनटचेबल बनाने तक का जो एक सफ़र है, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने काउंटर एंड रेवोल्यूशन काउंटर में लिखा भी है कि भारत का जो इतिहास है वो सवर्णों और अवर्णों के बीच का एक संघर्ष है, एक सत्ता संघर्ष है। साथ ही में सत्ता संघर्ष में पूरा मध्यकाल आता है जिसको तमाम इतिहासकार इग्नोर करते हैं, जिस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि एक वर्ग विलन है और एक बड़ा वर्ग विलन है, ऐसे में एक ही विलन क्यों, दूसरा विलन साइडलाइन क्यों है। साथियों, सवाल इस बात का है कि क्या इतिहास में की गई जो गलतियां हैं क्या उसको कोई देख नहीं रहा है। महात्मा गांधी का जो कृत्य था वो आज उन्हीं के ही खिलाफ हो गया है, क्योंकि मानवता के खिलाफ जब भी आप रहेंगे तो मानवता की लड़ाई आप हमेशा के लिए हार जाएंगे और मानवता की लड़ाई लड़ने वालों के आप नायक नहीं हो सकते हैं। और इतिहास सेलेक्टिव लोगों को कभी पसंद नहीं करता है, इतिहास कलेक्टिव लोगों को पसंद करता है। महात्मा गांधी सेलेक्टिव थे। महात्मा गांधी ने कहा कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मत दे भगवान। लेकिन सवाल इस बात का है, इस देश में हजारों साल से शोषित दमित पीड़ित रहे वह समुदाय के लोग उनके हिस्से की लड़ाई के लड़ने के लिए, उनके रियल बात करने के लिए जब कोई व्यक्ति आता है अनटचेबल समाज से तो उसके खिलाफ महात्मा गांधी जंग छेड़ देते हैं। जहां वो ये कहते हैं कि समाज में वर्ण व्यवस्था भी बनी रहे, तो सवाल इस बात का है, समाज में जब जातिवाद रहेगा तो समता का भाव स्थापित कहाँ पे होगा। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर कहते थे कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ असमानता का विरोधी हूँ, समानता का पक्षधर हूँ। चाहे वो मेरा खुद का ही परिवार, सगा भाई या कोई ही क्यों ना हो, अगर वो असमानता का पक्षधर है तो मैं उसके भी खिलाफ हूँ। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसीलिए भारतीय समाज के जब तमाम विद्वानों को पढ़े, यूरोप के विद्वानों को पढ़े, अमेरिकन स्कॉलर्स को पढ़े, जॉन डेवी उनके गुरु थे, बहुत सारे विद्वानों को जब उन्होंने पढ़ा, कार्ल मार्क्स को पढ़ा, और क्या नाम है, इमैनुअल कांट को उन्होंने पढ़ा, जॉन डेवी को पढ़ा, प्रेमेटिक फिलोसफर्स जॉन डेवी थे उनको पढ़ा, प्लेटो को उन्होंने पढ़ा, सोक्रेटिस को उन्होंने पढ़ा, जीन जैक रूसो को पढ़ा, हेगल को पढ़ा, मार्क्स, लेनिन, रोजा लग्जमबर्ग को पढ़ा। लेकिन जब वो बुद्ध को पढ़ते हैं तब उनको लगता है कि भारतीय समाज नहीं पूरी दुनिया का समाज अगर डीक्रिमिनलाइज हो सकता है
तो बुद्ध के दर्शन से ही हो सकता है, क्योंकि इंडियन पिनल कोड जो सेक्शन 34 है वो ये कहता है कि किसी क्राइम को करने के पीछे हमारा जो मोटिव होता है वही क्राइम करवाता है। कि जैसे मन में किसी को मार चुके होते हैं तो हम फिजिकली जा करके उसको मारते हैं। तथागत बुद्ध ने कहा था कि आप अपने माइंड को डीक्रिमिनलाइज कीजिए, द माइंड इज एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकम। तो उन्होंने धम्मपद में भी कहा कि मनोपबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मन साचे पदुत्थेन भाषत विवा करोति वा ततो नंग मन वेति छायावान चक्कं वा पवहतो पदंग। और फिर वो भी कहते हैं कि मनोपबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मन साचे पदुत्थेन भाषत विवा करोति वा ततो नंग सुख मन वेति छाया वा अनपायनी। तो प्रोज एंड कॉन्स को भगवान बुद्ध ने इवेल्युएट करके बता दिया है कि आपका माइंड का जो क्रिमिनलाइजेशन है ये समाज में हिंसा को जन्म देता है, जातिवाद को जन्म देता है, असमानता को जन्म देता है, और आग से आग कभी नहीं बुझती है। न ही वीरेन वीरानी सम्मंतित कुदाचनं अवेरेन चा सम्मंति धम्मो सनातनो। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जब बुद्ध को पढ़ा तो उनका माइंड जो है जिस तरह से लिबरेट हुआ, इसीलिए महात्मा गांधी जब उनके खिलाफ जहर उगल रहे थे, जब भारत में बाबा साहब के खिलाफ षड्यंत्र करके उनको भारतीय संविधान सभा में ना पहुंचने के लिए लोग मुहिम छिड़ करके उनको चुनाव हरवा रहे थे और जनरल इलेक्शन उनको बाबा साहब को हरवा दिए, पूरी तरीके से बाबा साहब को भारतीय इतिहास से गायब करने के लिए जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने उनको संविधान लागू होने के 40 साल तक उनको जो है भारत रत्न नहीं दिया। इंदिरा गांधी को भारत रत्न पहले मिल गया, बाबा साहब को भारत रत्न बाद में मिला। आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए साथियों जो है कि क्या इंदिरा गांधी का कद बाबा साहब से बड़ा था? क्या अन्य नेताओं का कद बाबा साहब से बड़ा था जिनको भारत रत्न पहले मिल गया और बाबा साहब को बाद में मिला? साथियों, मल्लिकार्जुन खड़गे बाबा कह रहे हैं अमित शाह इस्तीफा दो, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे इस्तीफा देने को तैयार हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी में हैं, अध्यक्ष भी रहे, और जिस तरीके से उनका बयान आ रहा कि इस्तीफा दो, ठीक है अमित शाह इस्तीफा दे दें, लेकिन आप वहां क्या कर रहे हैं जिसने बाबा साहब की पूरी तरीके से दमन किया? भगवान बुद्ध जब बोध गया में उरुवेला ग्राम में ज्ञान प्राप्त किया, पूरी दुनिया को उन्होंने समझाने का काम किया, पूरी दुनिया में उनका दर्शन गया, और उस जगह को उरुवेला ना करके बोध गया कहा गया कि बुद्ध गया, बुद्ध चला गया, यहाँ से इतना बड़ा मान किया गया उरुवेला ग्राम का। ठीक उसी तरीके से बाबा साहब दिल्ली में एक्सपायर होते हैं, 26 अलीपुर रोड जो आज का सिविल लाइन है दिल्ली में, और उनको समाधि बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक रत्ती भर जमीन नहीं दिया, 1 इंच जमीन नहीं दिया दिल्ली में। और बाबा साहब का समाधि जो है मुंबई के दादर में बना, समुद्र के तट पर, कि कभी भी सुनामी आ जाए और पूरे दादर को बहा ले जाए। क्या षड्यंत्र नहीं था कि बाबा साहब को हमेशा के इनके वजूद को नष्ट कर दिया जाए? किसी भी देश का व्यक्ति अपनी देश की राजधानी में जाता है क्योंकि उसका जो ऑफिशियल वर्क होता है उस देश की संसद से, उस देश की राज्यसभा से, विधानसभा, लोकसभा से, उस देश के सुप्रीम कोर्ट से जो है बड़ा जुड़ाव होता है। हमारे देश की राजधानी में राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा जो भी है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी चाल थी कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की समाधि अगर दिल्ली में बना दिया गया तो यहाँ बहुत बड़ा जनसैलाब आएगा और एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा होगा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर फिर से भारतीय राजनीति के केंद्र में रहेंगे, क्योंकि संस्थान जो होते हैं आंदोलनों को जन्म देते हैं, किसी विचारधारा को संचालित करते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने ये बहुत बड़ा धोखा किया बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के साथ कि पूरे देश के हितों की लड़ाई लड़ते आजीवन वो कुर्बान हो गए, लेकिन 1 इंच जमीन भी उनको अपने ही देश की राजधानी में नसीब नहीं हुआ। ये भारतीय समाज कांग्रेस पार्टी को कभी माफ़ नहीं करेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी अगर हमारे वीडियो उनके पास तक पहुँचे तो आप अपने ज़मीर से पूछिए कि जिस मुंह से आप अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं, आपका कौन सा ज़मीर है जिसकी वजह से आप खुद को अम्बेडकरवादी कह करके कांग्रेस पार्टी में बने हुए हैं, उसी कांग्रेस पार्टी में जिसने अछूतों को हमेशा से हाशिए पे ढकेला। सपोज दैट अगर बाबा साहब 1956 तक भारतीय राजनीति में नहीं रहते, भारतीय आज़ादी की लड़ाई से लेकर के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से लेकर के भारतीय संविधान बनाने तक, कानून मंत्री रहने तक, तो आप समझ सकते हैं कि इस देश में बाकी जो वंचित समुदाय है उसके साथ कांग्रेस पार्टी क्या करती, किसी छिपा नहीं है।
तो साथियों, इस बात को सही से एनालिसिस कीजिए, सही से समझिए जो है कि जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बाबा साहब का नाम इतनी बार लेती है, फैशन बन गया है, आप विचार कीजिए। मैं किसी पार्टी का पक्ष ना तो सपोर्टर हूँ और ना मैं विरोधी हूँ, मैं एक स्वतंत्र विश्लेषण कर रहा हूँ कि जब दो लोगों में नूरा कुश्ती चल रही हो तो आप दर्शक बन करके अगर आप देख रहे हैं तो हार जीत उनकी होगी, आप मात्र ऑडियंस हैं। इसी चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कहा संविधान बचाओ, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ SC/ST जो रिजर्वेशन है, क्लासिफिकेशन जो है, एक पार्टी क्लासिफिकेशन करवाती है और दूसरी पार्टी उसका साइलेंट समर्थन करती है। आप उस नूरा कुश्ती में कहाँ खड़े हुए हैं, अपना खुद मूल्यांकन कीजिए। कौन आपके सपोर्ट में, कौन आपके विरोध में है, वो भी आपको समझने की ज़रूरत है। आपको यह भी समझने की ज़रूरत है कि दो लोगों के झगड़े में आपके हिस्से की रोटी कहाँ पे है, आपका अपना अस्तित्व कहाँ है। क्या आपकी विचारधारा दो लोगों के हार और जीत का मैटर है या किसी के निर्माण का विषय है? क्या आपकी विचारधारा भारतीय समाज को उन्नति के रास्ते पे ले जाने का मुद्दा है? क्या आपके हिस्से की रोटी खा लेने के लिए दो लोगों की जुबानी जंग मात्र है? आप विचार कीजिएगा। नमो बुद्धाय।